शुरू हो गया। हेलो एवरीवन, मैं राजीव जायसवाल ग्रामीण स्टूडेंट्स चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के शेड्यूल यानी अनुसूचियों को अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की अगर अनुसूचियों की बात करें तो ओरिजिनल संविधान में जो था टोटल 8 अनुसूचियां थी। यानी ओरिजिनल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और वर्तमान में जो अनुसूचियों की टोटल संख्या है 12 है। तो पहली जो क्वेश्चन बनेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो यही बनेगा कि ये कौन सी अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची जो है आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जो 10वीं अनुसूची है इसको हम दल बदल कानून कहते हैं। ये जोड़ा गया था आपका 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत, यानी 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपको 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1985 में, 1985 में राजीव गांधी के समय में। और ये जो 9वीं अनुसूची है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1951 यानी 1951 में जोड़ा गया था। जो 11वीं अनुसूची है इसको हम पंचायत राज से रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं जो पंचायत से रिलेटेड हैं। और इसको जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और ये आया था 1992 में। यानी 11वीं अनुसूची आपके 73वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था और ये आया है 1992 में। और 12वीं अनुसूची 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी संवैधानिक संशोधन से 1992 में जोड़ा गया। तो फिर से हम समझते हैं, जो हमारा संविधान है जब वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो ओरिजिनल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। और हमने आपको बताया कि कौन सी अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची फर्स्ट संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन से 1992 में जोड़ा गया था। तो ये तो हो गया कि जो नई अनुसूचियां हैं वो किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ी गई थी। अब हम बात करेंगे कि किस अनुसूची में किस विषय का बात किया गया है। तो पहली अनुसूची जो है, फर्स्ट जो अनुसूची है, पहली अनुसूची में संघ और केंद्र संघ शासित और राज्यों के नाम दिए गए, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से पहली अनुसूची जुड़ी हुई है। इसमें राज्यों के नाम है और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है। दूसरी अनुसूची जो है ये आपके वेतन भत्ते से जुड़ा है। वेतन, पेंशन और भत्ते। वेतन, पेंशन, भत्ते से जुड़ा है। जो आपका दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची, इसमें टोटल 9 लोगों के वेतन, भत्ते और पेंशन की बात किया गया है। इसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। हम सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट को देखेंगे यानी केंद्रीय सरकार को देखेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को देखेंगे, राज्य सरकार को देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। स्टेट लेवल पे जो राष्ट्रपति का कार्य करता है उसको हम कहते हैं राज्यपाल, जो कि राज्य का सर्वेसर्वा होता है। तो पहला व्यक्ति हो गया राष्ट्रपति और दूसरा हो गया राज्यपाल। तीसरा है इसमें लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, यानी लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के पेंशन भत्ते की बात किया गया है। और यहां पे हो जाएगा आपका फोर्थ वन, विधानसभा जो होता है, विधानसभा के जो स्पीकर होंगे और डिप्यूटी
स्पीकर होंगे, यानी लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, फिर विधानसभा के स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5वें नंबर पे राज्यसभा के चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन, यानी राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन। यहाँ पे आपका हो जाएगा विधान परिषद के चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन, यानी जहां जहां भी विधान परिषद है वहां पे चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन के वेतन, पेंशन और भत्ते की बात किया गया है। 7वें नंबर पे आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके पेंशन और भत्ते की बात किया गया है। और 8वें नंबर पे आ जाएगा जो हाई कोर्ट्स हैं, जो कि स्टेट्स में होते हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस, ठीक है। और एक जो अलग से है वो है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि जो दूसरी अनुसूची है, पहले तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि किस अनुसूची में क्या विषय है, फिर उसके बाद अगर इन डेप्थ कोई क्वेश्चन बनाया जाएगा तो ये पूछा जाता है कि दूसरी अनुसूची में किनके किनके पेंशन, वेतन और भत्ते की बात किया गया है। तो हमने ये 9 लोगों की बात आपको बताई है और ये सिंपल याद करना है। इसमें आपके 4 केंद्र लेवल के हैं और 4 राज्य लेवल के हैं और एक CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सबसे बड़ा जो हमारे राष्ट्र का सर्वे सर्वा है वो राष्ट्रपति हो गया, राज्य का जो सर्वे सर्वा है राज्यपाल हो गया, लोकसभा के जो स्पीकर हैं और डिप्यूटी स्पीकर है उनकी बात हुई, फिर राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन को के बारे में बात किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात किया गया है। उसी तरह राज्य में देखें तो विधानसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, विधान परिषद के चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन, और हाई कोर्ट के जजेस। तो टोटल 9 लोगों के पेंशन, वेतन और भत्ते की बात अनुसूची 2 में किया गया है, ठीक है। आते हैं अनुसूची 3 पे। अनुसूची 3 में शपथ की बात किया गया है। अनुसूची 3 जो है वो शपथ की बात करता है। अब शपथ भी 9 लोग लेते हैं। कौन कौन से हैं जिनके शपथ का हलफनामा या फॉर्मेट अनुसूची 3 में रखा गया है? तो इसमें भी हम देखेंगे उसी प्रकार से सेंट्रल लेवल पे, यानी केंद्र सरकार को, और स्टेट लेवल को देखेंगे। राज्य लेवल पे कौन कौन से वो लोग हैं जिनके शपथ का प्रोविजन आपके अनुसूची 3 में किया गया है। तो सबसे पहले जो चुनाव लड़ने कोई भी व्यक्ति जो जा रहा है उसकी बात की, यानी जो आपका प्रत्याशी है, यानी MP का प्रत्याशी, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाह रहा है उस प्रत्याशी के हलफनामा दिया गया है, वो फॉर्मेट दिया गया है जैसे वो शपथ लेगा। यहाँ पे हो जाएगा MLA प्रत्याशी, यानी जो MLA का चुनाव लड़ने से पहले फॉर्म भर रहा है उसके बारे में हो गया। तो पहला हो गया MP प्रत्याशी, दूसरा हो गया MLA प्रत्याशी। तीसरा जो है जब ये चुनाव जीत के MP बन जाएगा, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के शपथ के बारे में बात किया गया है। चौथा यहाँ पे हो जाएगा जो MLA है, जब ये चुनाव जीत जाएगा तो उसके शपथ की बात किया गया है। फिर ये जब मिनिस्टर बनेंगे, यानी 5वां हो जाएगा जब मिनिस्टर, जब कोई MP या MLA मिनिस्टर बनेगा तो उसके शपथ की बात किया गया है। 6वां हो जाएगा यहाँ पे फिर से मिनिस्टर, जब कोई MLA मिनिस्टर बनेगा तो फिर से शपथ लेगा। फिर वही 7वां हो जाएगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज, जजेस कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका शपथ की बात किया गया है। 8वां हो जाएगा हाई कोर्ट्स के जजेस, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके शपथ की फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया। और एक जो कॉमन जो मैंने आपको बताया पहले ही, CAG। तो आशा है कि ये आप 3 जो है अनुसूची 3 उसको भी अच्छे से याद कर पाए होंगे। 4 सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, 4 स्टेट गवर्नमेंट से, यानी सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद बनने के लिए इच्छुक है, चुनाव लड़ने जा रहा है, उसके शपथ की बात किया गया है। फिर कोई भी व्यक्ति जो MLA यानी विधायक बनना चाह रहा है, वो चुनाव लड़ना चाह रहा है, उसके शपथ की बात किया गया है।
जब वो एमपी बन जाता है, कोई भी व्यक्ति जब इलेक्ट हो जाता है एमपी या एमएलए, तो उसके शपथ का फॉर्मेट दिया गया है। फिर जब वही एमपी और एमएलए जब मिनिस्टर बनते हैं तो उनके शपथ का फॉर्मेट दिया गया है। और फिर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, इनके शपथ की बात किया गया है। यानी हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज और सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन 9 लोगों के शपथ का प्रोविजन आपके अनुसूची 3 में रखा गया है। ठीक है, आते हैं अनुसूची 4 पे। अनुसूची 4 जो है वो आपके राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करता है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों के जो आवंटन है उसकी बात अनुसूची 4 में किया गया है। अगर हम राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करें तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा सीट 31 सीट अलॉट किया गया है। और अगर हम लोकसभा की भी बात करें तो लोकसभा में भी सबसे ज्यादा जो एमपी जाते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जाते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं, 80 एमपी। ठीक है, 5वें पे आते हैं। अनुसूची 5 बात करता है अनुसूचित जाति क्षेत्रों का प्रशासन से। अनुसूचित जाति क्षेत्र की बात करता है अनुसूची 5। और अनुसूची 6 जो है वो बात करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात किया जाता है। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए जो जनजातीय क्षेत्र की व्यवस्था किया गया है, इसकी बात हमारे अनुसूची 6 में है। और अनुसूची 5 इन 4 राज्यों के अतिरिक्त अगर किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति क्षेत्र का प्रशासन किया जा रहा है, उसका क्षेत्र का वर्णन इस अनुसूची 5 में किया गया है। तो अब तक हम लोगों ने 6 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। अनुसूची 1 है